कल जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सर्वसम्मति से पार्टी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने मिलजुल करके फैसला लिया। हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए सदैव बढ़ चढ़ करके संघर्ष किया, उनकी आवाज बनी। हरियाणा के लिए भी जब कभी भी बात आई, उन्होंने सर्वोपरि कुर्बानी देने का काम किया। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की राह पर चल करके सदैव लोगों की सेवा की, सादगी के प्रति मृदभाषी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो उस पर मैं मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब की, बांगड़ साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से, और विशेष तौर पर क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और जेजेपी के भी फाउंडर हैं, तो मैं तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होने के नाते हमारे फाउंडर को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उस नाते आज दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जननायक जनता पार्टी की नींव पिछले वर्ष जब रखी गई थी, तो उससे लेकर के आज लगभग ये 1 साल कंप्लीट होने वाला है। इस 1 साल में पार्टी ने हर पड़ाव को देखा है। राजनीति में लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और बाई इलेक्शन हो, ये प्रमुख पड़ाव होते हैं और इन सभी पड़ाव में डॉक्टर अजय सिंह जी का जो एक अहम रोल रहा, किरदार रहा, कहीं ना कहीं पार्टी को एक ऐसे पद पर, एक ऐसी जिम्मेवारी पर उनकी आवश्यकता थी जो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मिलजुल करके जो फैसला लिया, अब वो संगठन को लीड करेंगे। और जैसा उन्होंने कल कहा है कि न केवल हरियाणा में बल्कि ये पंखों को फैलाने का समय है। युग पुरुष की विचारधारा तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा तो समूचे राष्ट्र की विचारधारा, किसानों, गरीबों, मजदूरों की विचारधारा थी। अब जेजेपी को अन्य प्रदेशों तक भी ले जाना है। हरियाणा प्रदेश में विशेष तौर पर ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, गलियारे में, नगर निगमों में, नगर परिषदों में इसका विस्तार करना है और लाखों करोड़ों लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी को न केवल हरियाणा में बल्कि समूचे राष्ट्र में हिमालय जैसा विशाल खड़ा करने में कामयाब होंगे। मैं फिर से उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पहला, क्योंकि बड़ौदा का इलेक्शन नजदीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा उन्होंने कल कहा कि गठबंधन आज उनके और बीजेपी के लोगों के नेतृत्व में इस पहली पारी को बड़ी मजबूती से न केवल जीतेगा बल्कि ऐतिहासिक तौर पर एक नया मील का पत्थर रखने का काम इस बड़ौदा के चुनाव में करेगा। गठबंधन की जीत होगी, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूं। इससे अन्य जो यहां तक एग्जामिनेशंस का पीछे बड़ा चर्चा थी और एनईटी को लेकर के भी बड़े सवाल उठे, हमने सबसे पहले उठाया था, बाद में कांग्रेस के लोगों ने भी इसको लेकर के प्रदर्शन में उसकी आवाज उठाई। मैं आज भी बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की तकलीफ हमारी अपनी तकलीफ है। हम सत्ता में हो सकते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को भूल जाएं। कोरोना महामारी के बीच में जहां ऐतिहासिक 80,000 केस समूचे विश्व में सबसे पहले पायदान की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, हमारे डाटाज, हमारे आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि इस महामारी का सबसे ज़्यादा प्रकोप हिंदुस्तान में है। तो फिर हमें और सचेत होना चाहिए, नई पीढ़ी को इसमें ना झोंका जाए। इसलिए किसी भी तरह की कोई परीक्षा इस समय पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की दूर की बात है, ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही हैं उससे काम चलाया जा सकता है, ना केवल स्कूल्स बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी, चाहे स्कॉलर्स ही क्यों ना हो। मैं आज फिर से सरकार से मांग करता हूँ, बड़ी स्पष्टता से मांग करता हूँ, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स के साथ है। किसी भी तरह की कोई परीक्षा
प्रैक्टिकली लोगों को बुला करके नहीं ली जानी चाहिए, जिससे कि कोरोना का खतरा मंडराए। ये मेरी प्रार्थना, रिक्वेस्ट मैं दोबारा से पत्र लिखूंगा और हमने HRD मिनिस्टर, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है सेंटर में, उनसे भी मिलने का इसके लिए समय मांगा है। आप आए, आपका धन्यवाद। इससे अलग आपका कोई प्रश्न है उसका जरूर जवाब देंगे। इसमें जरूरत है कि आपने जैसा कहा कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस भी कह रही है, हिंसो भी कह रहा है, तो क्या इसमें स्टूडेंट्स से भी आप लोगों ने फीडबैक लिया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं देश में जो चाहते हैं कि परीक्षाएं हों, उन्होंने जो तैयारी की वो जाया ना जाए, ऐसी भी उनकी सो मोटो हमें उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अगर कोई भी किसी भी परीक्षा स्थल तक जाकर के हमारे भाइयों को बहनों को जाना पड़ेगा, हम उनकी तकलीफ या हम ये नहीं देख रहे कि कौन अच्छा उन परीक्षा में कर सकता है या कौन पिछड़ सकता है। हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे सोचना चाहिए कि क्या युवा पीढ़ी को इसमें झोंक देना कोरोना महामारी के बीच में, जबकि हम मान रहे हैं कि इतने सारे केसेस फैल रहे हैं, हर रोज बढ़ रहे हैं, ये महामारी फैल रही है और ये लीथल है, ये आपकी जान ले सकती है। क्या ऐसा आवश्यक है इस वर्ष के लिए कि ये होने चाहिए एग्जाम्स? मेरी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि नहीं, ऑन अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट ये मानना चाहिए कि पूर्णतः इन परीक्षाओं को हर तरीके से रद्द कर दिया। सर, आप सरकार में हिस्सा होने के बावजूद ये अपील कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार में हिस्सा होने के बावजूद हम इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स हमारे पास नहीं है। हम सरकार में बैठे लोगों से, दुष्यंत जी से मैंने अपील की है, दुष्यंत जी ने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर सकारात्मक फैसला लेगी। मानता हूं कि जो है वर्डिक्ट जो है वो इसके विरोध में भी आया हो, मगर फिर भी हम लोगों को समाज का सोचना है, युवा पीढ़ी का सोचना है। पार्टी के स्तर पर और विशेष तौर पर एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते मेरी मांग खुल करके सरकार से है, आज चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरी सरकार से है कि किसी भी तरीके से ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी जो फाइनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पहले परीक्षा का सरकार ने बनाया, यूजीसी की गाइडलाइंस आई, मैंने खुल करके कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस गलत है। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हमारा धर्म है। यूजीसी की गाइडलाइंस स्टूडेंट्स की भावना नहीं हो सकती, यूजीसी का फरमान स्टूडेंट्स की भावना नहीं हो सकती। यूजीसी की गाइडलाइंस गलत थी। आज के समय के और आज के हालातों को देख करके नहीं फैसला लिया। दिल्ली में कुछ चुनिंदा लोग बैठ करके अगर ऐसा फैसला लें जिससे लाखों लोगों को परेशानियां हो, करोड़ों लोगों को परेशानियां हो, शायद उनको दोबारा सोचना चाहिए। संगठन में एक सवाल था दिग्विजय जी कि आपने जैसा कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बन गए चौटाला जी, तो इनसो की क्या भूमिका रहने वाली है संगठन को मजबूत करने में, और खासकर जैसा कि पहली परीक्षा भी बड़ौदा उपचुनाव है, तो आपकी आपके संगठन की इनसो की क्या भूमिका रहने वाली है? इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सदैव अग्रसर रहा अपनी पार्टी के लिए डेडिकेशन से काम करने के लिए, और इस पहली परीक्षा में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो गांव के स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब रिजल्ट आएगा तो जींद की तरह इनसो का योगदान उस रिजल्ट में आपको साफ नजर आएगा। जैसे जींद में मीडिया के लोग मानते हैं कि एक अलग भूमिका निभाई थी, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे हों, मगर युवा पीढ़ी की एक अहम भूमिका रहने वाली है। तो जींद की तरह सोनीपत भी आपके लिए आप वहाँ भी घूमे जी, क्या लगा आपको वहाँ पे बड़ौदा में? निश्चित तौर पर हम प्रैक्टिकल व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं और ये लड़ाई 1 और 11 अगर मिल करके दोनों पार्टियां मजबूती से लड़ेंगी तो फिर कोई दो राय नहीं है, बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से ये सीट जीतने वाली है। सर, जेजेपी जननायक जनता पार्टी ग्रामीण अंचल में आपका एक अच्छा खासा जी है, गाँव की और किसान की पार्टी जी जी। दूसरी तरफ आप हमेशा छात्रों की आवाज उठाते हैं जी और लगातार आप उठाते रहे, और अभी भी आप सरकार में होने के बावजूद भी आप जो विषय उसको उठा रहे हैं। राम कुमार गौतम जो कि नारनौल से विधायक, उन्होंने एक विषय विधानसभा के अंदर उठाया था जिसमें उनका ये कहना था कि जो गांव के कुछ एरिया हैं उनको शहरों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, शहरों में ला दिया गया है, जबकि वहाँ की पृष्ठभूमि आज भी गांव जैसी है। इसकी वजह से गांव के जो छात्र हैं वो अगर किसी परीक्षा में जाते हैं तो जो ग्रामीण अंचल के छात्रों को 5 नंबर का बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलता है। एक ऐसा विषय है जो छात्रों से भी जुड़ा हुआ है और गाँव से भी जुड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल में बसने वाले
हर उस व्यक्ति को वो बेनिफिट मिलना चाहिए, गरीब तबके के हर उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलना चाहिए, कमज़ोर तबके के हर उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं और समय समय पर हम इस मांग को उठाते भी आए हैं। निश्चित तौर पर अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है जहां पर विशेष तौर पर गाँव के लोग जो नगर पालिका में आ गए या परिषद में आ गए उनको ये तकलीफ हो रही है, तो हम उनकी मांग भी जरूर उठाएंगे। दादा गौतम हमारे विधायक हैं, हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनकी हर बात पर गौर जरूर करेंगे। जी, एक सवाल संगठन को लेकर ही था। आपकी पार्टी जहाँ से टूटकर बनी इंडियन नेशनल लोकदल, वो लगातार दावा करने में चौटाला और कई नेताओं के साथ लगातार जुड़ते हुए भी जा रहे हैं, तो कहीं आपको लगता है कि आपके संगठन के विस्तार में, संगठन की मजबूती में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो इंडियन नेशनल लोकदल ही बने? उनके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं आप ये तो देखें। जो थ्रू एंड थ्रू रिजेक्टेड लोग हैं सोसाइटी और पॉलिटिकली, वो लोग जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि बची ही नहीं, जो हर जगह से निगलेक्टेड और थ्रोन आउट लोग हैं, अगर आप ये कहेंगे कि उनको हम जेजेपी में शामिल कर लें, ऐसे लोगों को हम जेजेपी में शामिल भी ना करें, वो लोग आज उनके साथ जुड़ रहे हैं, या इक्का दुक्का लोग उनके साथ कोई जुड़े भी हैं। मगर रोज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो आज हाल उनने बनाया है कि पीछे उनने जो कार्यकारिणी डिक्लेयर करी और पता ये चला कि वो कार्यकारिणी के लोग ही खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इस पार्टी में है ही नहीं। असलियत ये है कि जो उस पार्टी के लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का भय और आतंक कितना है, पब्लिक डीलिंग उनकी ऐसी है कि उसको हरियाणा की आमजन और विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी स्वीकार नहीं कर सकती। डराना, धमकाना और अपने फरमान से, अपने जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल टू ऑल नहीं है। वो जा चुका, वो एरा, वो दौर राजनीति का अब जा चुका है। वो चले नहीं आप मेरे हिसाब से अब वो राजनीति का दौर बचा ही नहीं। अब इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भविष्य मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर आपको मीडिया के लोगों को कुछ गलतफहमी है भी, या वो जो दिखा रहे हैं जो एक बबल और एक बलून फुला करके, तो उस पर सुई का काम बड़ौदा के इलेक्शन का रिजल्ट करेगा।